नमस्ते दोस्तों, भारत जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमन और आज हम डिस्कस करेंगे कि एर्डोगन जो टर्की का इलेक्शंस जीते हैं वो हिस्टोरिक इलेक्शंस क्यों रहे हैं और सबसे मेन बात इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए, जैसा कि अभी आप लोगों ने काफ़ी सारी जगह न्यूज़ पढ़ ही ली होगी, एर्डोगन एक हिस्टोरिक इलेक्शंस जीते हैं टर्की में। अब टर्की सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैप में कहाँ आता है और ज्योग्राफिकली ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये है हमारा इंडिया और यहाँ से हम नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आता है टर्की। अब टर्की इतना ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर इसकी एक सिटी है इस्तांबुल और यहाँ पर बीचों बीच एक कैनाल चलता है। ये कैनाल कनेक्ट करता है ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी को, यानी कि एक वाटरवे को ये इजीली ब्लॉक कर सकते हैं जब भी ये चाहें। और ब्लैक सी आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन के ट्रेड के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, एर्डोगन को 52.16% वोट मिले हैं। देखिए, टर्की में जो है वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस होते हैं। इंडिया जैसा नहीं है कि पार्टी बेस्ड इलेक्शंस हैं और फिर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पर सीधे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट खड़े होते हैं और जिसको भी 50% के ऊपर वोट मिलते हैं वो वहाँ का प्रेसिडेंट माना जाता है। लेकिन ये हिस्टोरिकल क्यों रहे? क्योंकि ये फर्स्ट वोट में डिसाइड नहीं हो पाया था कि कौन मेजोरिटी लेकर आया है। किसी को भी 50% के ऊपर वोट नहीं मिले थे। देखिए, 4 कैंडिडेट्स थे और एर्डोगन को भी सिर्फ 49.4% वोट ही मिल पाई। ये 0.6% वोट से पीछे रह गए, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू दी रूल्स जो टॉप 2 कैंडिडेट्स थे उनके बीच में फिर से वोटिंग की गई और फिर फाइनली इन्हें 52% वोट से ज़्यादा वोट मिले और ये वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। लेकिन इनका प्रेसिडेंट बनने का सफ़र जो है वो इतना आसान नहीं रहा था। आइए जानते हैं कि टर्की में क्या प्रॉब्लम्स रही। तो देखिए, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डेटा अगर हम देखें तो ये देखिए, वहाँ पर जो है लगभग 10% इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मल बात। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 2 सालों की तो ऐसा स्काई रॉकेट किया है इन्फ्लेशन, यहाँ पर जाकर जो है वो स्टेबल हुआ था। ये पिछले कुछ 12 महीनों का डेटा है। आप देखिए, 85.51% तक भी इन्फ्लेशन पहुंच गया था। हालांकि अभी कूल ऑफ हुआ है और 43.68 पे पहुंचा है, लेकिन फिर भी दिस इज वेरी हाई। अब इस इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ? देखिए, वहाँ पर काफ़ी सारे जो गरीब लोग थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। स्पेंडिंग उनकी जो है वो परचेसिंग पावर कम हो गई, जिसकी वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खरीद पाए। तो डेफिनेटली ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी टर्की में। दूसरी बात करें कि उनकी करेंसी काफ़ी तेज़ी से जो है फॉल हुई है रिसेंट टाइम्स में। टर्की की करेंसी का नाम है टर्किश लीरा और अगर हम इसके पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी हुआ करती थी। लगभग $1 5 टर्किश लीरा के बराबर होता था। लेकिन अगेन, अगर हम सितंबर 2021 से नजर डालें तो उनकी करेंसी इतनी तेजी से डेप्रिशिएट हुई है कि अभी लगभग जो है वो $1 20 टर्किश लीरा के बराबर हो चुका है। तो एक स्टीप फॉल है जिसकी वजह से उनका डेफिनेटली इंपोर्ट महंगा हुआ है, इकोनॉमी को अगेन इम्पैक्ट किया है। तीसरी प्रॉब्लम की हम बात करें तो उनकी काफी अनऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक पॉलिसीज रही। अनऑर्थोडॉक्स से मतलब ये है कि अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो सेंट्रल बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट भी उतना ही बढ़ा देते हैं ताकि मनी का फ्लो कम हो जाए और आपका इन्फ्लेशन थोड़ा सा ईज हो सके, थोड़ा सा नीचे आ सके। लेकिन एर्डोगन जो है वो सेंट्रल बैंक के पास गए और उन्हें प्रेशराइज किया कि नहीं, आप इंटरेस्ट रेट लो ही रखिए ताकि वहां पर मनी का फ्लो ज्यादा बना रहे। अब इसकी वजह से हुआ क्या, ये देखिए, ये सेंट्रल बैंक के रेट्स हैं टर्की के। अब वहां पर काफी हाई इंटरेस्ट रेट होता था, ऑलमोस्ट 18-19% का इंटरेस्ट रेट होता था जुलाई 2021 में। लेकिन डिस्पाइट बीइंग इन्फ्लेशन गोइंग एट अ रिकॉर्ड हाई, वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे जाते रहे, जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जो है वो बना रहा। अब अगर हम आगे की बात करें तो वहां का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसीलिए काफी ज्यादा नीचे चला गया क्योंकि उनको इंपोर्ट के लिए ज्यादा पे करना पड़ा, क्योंकि उनकी करेंसी जो है वो काफी डेप्रिशिएट हो गई थी। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था जिसे शायद एर्डोगन ठीक कर सकते थे, और वो ये कि उन्होंने जो रिसेंटली अर्थक्वेक आया वहां पर, काफी पावरफुल अर्थक्वेक जो आया था, उसका रिस्पॉन्स जो है उनके लिए काफी स्लो रहा, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा काफी बढ़ा और जो नंबर ऑफ डेथ्स थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो फिर आखिर एर्डोगन वापस जीते कैसे? इसका भी हमने एनालिसिस किया है कि आखिर वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद कैसे जीते। तो ये कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो वेजेस थी वो बढ़ाई और जो पेंशन्स मिलती थी वहां पर रिटायर्ड लोगों को, वो पेंशन्स भी काफी उन्होंने बढ़ाई। इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल्स जो थे वो काफी कम कर दिए, जिसकी वजह से लोगों को सब्सिडीज मिली और जो एक फ्रीबी कल्चर होता है उसका एक फायदा एर्डोगन ने उठाया। और देखिए, टर्की की गवर्नमेंट ने काफी सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड किए थे। मार्केटिंग जो है उन्होंने उसकी काफी अच्छे से करी। इसके बाद जो टर्की का डिफेंस है
वो भी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो भी काफ़ी मानी हुई है। इसका भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन किया, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से वो वहाँ पर थे, तो उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि उन्हीं की वजह से डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी आगे बढ़ी है। ये उन्होंने प्रॉमिस किया कि जहाँ पर अर्थक्वेक आया था उस रीजन को वो काफ़ी अच्छे से वापस रीबिल्ड करेंगे, और लोगों ने माना भी। देखिए, मेरी आप अगर पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण ये रहा, यानी कि नेशनलिस्टिक कार्ड। उन्होंने अपने कंट्री में लोगों को एक राष्ट्र भावना जो होती है वो उनमें जगा दी, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा उनके जेब में कितना पैसा है, वो कुछ खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं। उनके लिए सिर्फ यही मायने रखता था उनकी नज़रों में कि अगर एर्डोगन के अलावा कोई और प्रेसिडेंट बन के आ गया तो उनका देश जो है वो डूब जाएगा, उनका देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और उनके हिसाब से सिर्फ एर्डोगन ही थे जो उनके देश को बचा कर आगे बढ़ा सकते थे। और ये उन्होंने कैसे किया? क्योंकि देखिए 90% से ज़्यादा जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो उनके द्वारा इनडायरेक्टली ही कंट्रोल किए जाते हैं, तो डेफिनेटली एक प्रोपेगेंडा फैलाना उनके लिए काफ़ी आसान रहा। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से एर्डोगन एक बहुत ही शानदार जीत दर्ज करके प्रेसिडेंट बन पाए हैं। अब देखिए, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि इंडिया पर आखिर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, इंडिया पर इम्पैक्ट ये होना है कि जैसा अभी चल रहा है लगभग वैसा ही चलता रहेगा। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उन्होंने अपने डोमेस्टिक इलेक्शंस में इंटरनेशनल इश्यूज का यूज किया है। वो बार बार कश्मीर का मुद्दा इसलिए उठाते हैं क्योंकि टर्की की मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, और डेफिनेटली अगर वो कश्मीर को इस तरह पोर्ट्रे करते हैं अपनी कंट्री में कि वहां पर मुस्लिम्स के ऊपर थोड़ा अत्याचार हो रहा है, तो उन्हें डोमेस्टिकली एक सपोर्ट मिलता है उनकी ही पॉपुलेशन से। और क्योंकि यही मुद्दा वो यूज करके वापस इलेक्शन जीते हैं, इसलिए डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि टर्की कश्मीर का इश्यू उठाना इन दी रिसेंट फ्यूचर कम करेगा। वो डेफिनेटली कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाता रहेगा, और शायद इस वजह से इंडिया और टर्की के रिलेशंस आगे ना बढ़ पाए या बहुत अच्छे ना बन पाए। तो खैर, ये तो अब आगे का टाइम ही बताएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब जो है वो आपके लाइक की वजह से ही ये दूसरे लोगों तक रिकमेंड करेगा। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।